तो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि अभी इस वाले लेक्चर का अपन लोगों ने कितना कंस्ट्रेंट और कितना लिमिटेड पार्ट आज डिस्कस करना है। अच्छा, इसमें अपन ने आज क्या डिस्कस करना है, मेरे को क्या है कि एक जो दूसरा अब जो मेजर टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर में, वो इंडियंस के लिए, इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो आज नहीं छेड़ेंगे अपन। इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस से पहले सब कुछ कर लेंगे अपन, रिमेनिंग पार्ट अपन खत्म करेंगे। तो अच्छा, इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपन का कल लास्ट लेक्चर होना चाहिए और उसके बाद ये फर्स्ट चैप्टर शुड कम टू एन एंड। सो दिस शुड बी मोस्ट प्रोबेबली योर सेकंड लास्ट लेक्चर जिसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। आज अपन ने क्या क्या पढ़ना है, आज सिंगापुर के ऊपर डिस्कशन करना है, उनके प्रिंसिपल्स, साउथ अफ्रीका उनके, एंड उसके बाद OECD प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और उसने क्या क्या सारे नॉर्म्स दिए। इसके बाद जो है वो है एविडेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रॉम द अर्थशास्त्र। तो वहां से अपन ने जाना है। अब ये अपन एंटर कर जाएंगे गीता, भगवत गीता, रामायणा, इन सब के अंदर मस्त डिस्कशन है, बट उसके लिए आई नीड गुड टाइम आपको समझाने के लिए। मतलब इसके लिए मैंने जबरदस्ती की गीता घुस गया मैं, हाँ ना। और गीता में मुझे कोई खासी चीज मिली नहीं है वैसे। मैं देखो कल आपको रामायण सबके एकदम करता हूँ, बताता हूँ। मेरे व्यूज बदल गए, मतलब एकदम ऐसे अपने इंडियन गॉड्स को लेकर। तो अपन करेंगे इंडियन गॉड्स के ऊपर एक अच्छा सा डिस्कशन। आई विल ट्राई टू कीप माई आइडिया, आप अपना बताएं। चलो बेटे शुरू करें, पक्का? चलो लेट्स स्टार्ट विद गोज सिंगापुर। अच्छा, अभी आपने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या डिस्कशन कर लिए थे? नाउ यू नो अबाउट यूके एंड अबाउट ऑस्ट्रेलिया। और कोई डिस्कशन हुआ था क्या? ऑस्ट्रेलिया एंड यूके के ऊपर बात हुई थी। अब तीसरा आप जा रहे हो सिंगापुर। अच्छा ना, यूके की जो तुमने 2019 वाली जो एप्लीकेशन देखी है ना, वो पूरी छपी हुई है सिंगापुर से, वो पूरी की पूरी छपी हुई है सिंगापुर से। अब जब आप ये पढ़ रहे होगे ना, आपको एग्जैक्ट रेप्लिका दिखना चाहिए सिंगापुर का। मतलब सिंगापुर जब पढ़ रहे होगे तो आपको ऐसा लगेगा, अगर मैं आपको ईयर नहीं बताता तो आप बोलते सिंगापुर ने पूरी की पूरी हर चीज छाप दी, पर क्योंकि इसमें ईयर दिखेगा तो आप कहोगे ओ ठीक है। सो इट्स स्टार्टिंग विथ, आप बात समझिएगा, सिंगापुर। सिंगापुर ने एकदम डिट्टो वही बात कही है जो यूके ने आज बोली हुई है, बस सिंगापुर ने पहले कही थी। सो द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस which is applicable to listed companies, again it is applicable to listed companies in Singapore on comply or explain। इनका बेसिस क्या हो गया? comply और explain। नेक्स्ट आगे देखना, कब बोला था इन लोगों ने ऐसा? 1 जनवरी 2003। सेम इंट्रोडक्शन बनता है यूके वाले, एप्लीकेबल टू ऑल द लिस्टेड एंटिटीज आउटसाइड और इनसाइड सिंगापुर। जो हमारे यहाँ पे आगे लिस्ट होती है, लिस्ट होते वक्त उन लोगों ने साथ साथ में कौन से प्रिंसिपल पे फोकस करना है? कंप्लाई और एक्सप्लेन। ऑन August 6, उसी टाइम पे जब जनवरी में एप्लीकेशन आई, उसी में August 6 में इन लोगों की कमिटी बोल रहा हूं सॉरी, इन लोगों की सिंगापुर अथॉरिटी MAS, MA स्टैंड्स फॉर मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। इसने क्या किया ना, इसने बोला कि यार मैं एक कोड तो बना दी, मैंने कोड दे भी दिया इन लोगों को फॉलो करने के लिए, मैंने बोल भी दिया कंप्लाई और एक्सप्लेन बेसिस पे, बट यार मेरे को क्या लगता है ना कि मेरे को एक बार पब्लिक का ओपिनियन लेना चाहिए कि मेरा कोड कितना इफेक्टिव आपको लग रहा है, और जो वो बोल रहे हैं उस हिसाब से अपन देख लेंगे, वैसा कोड फाइनल कर लेंगे। श्योर इनफ? यस। नाउ announce the adoption of new code of corporate governance along with new practice guidance. The new code comes after MAS conducted a पब्लिक कंसल्टेशन। तो सिंगापुर के अंदर इन लोगों ने क्या बोला कि पहले इन लोगों ने 1 जनवरी पे कोड लॉन्च किया, बट देन दे रियलाइज, किसने रियलाइज किया? MAS क्या है? मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। इन लोगों ने बोला कि अपन एक नया कोड लाएंगे। वो नया कोड ये लोग कब से लाए? August 6 से लाए। और ये नया कोड लाने का रीजन क्या था? इन लोगों ने पब्लिक से कंसल्ट किया ऑन चेंजेस टू सिंगापोरियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, और उनकी बातें इनकलकेट करी गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। हमने उनसे पूछा आपको क्या लगता है कैसे कॉर्पोरेट को और बेटर तरीके से गवर्न किया जा सकता है? श्योर इनफ? ठीक है। अब प्रिंसिपल्स देखना, बहुत टफ प्रिंसिपल्स है। व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज कि पहले प्रिंसिपल से नहीं, लास्ट प्रिंसिपल से पढ़ते हैं, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा टफनेस दिखेगी आपको। लास्ट, द बोर्ड has a formal and transparent procedure for developing policies on director and executive remuneration and for fixing the remuneration package of individual director and KMP. No director is involved in decision of his or her own remuneration. Goes exact repeat of UK. आगे लिख दो, same UK. So you get it? Why we started with 6th? So that you could have had a good small laugh about this. अच्छा, अब 5th वाला बहुत टफ है, इसको आराम से देखना। The board undertakes a formal annual assessment of its effectiveness as a whole and that of each of its board committee and individual director. देख लो, वहां पे भी तुमने यूके में ना वो एक एनुअल रिपोर्ट देनी होती है जिसमें तुम ट्रांसपेरेंट और फेयर इंफॉर्मेशन देते हो कि हम कैसा काम कर रहे हैं, जो इसमें मैंने आपको सत्यम का एग्जांपल दिया था। एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी पॉइंट।
तो इसीलिए मैं आपको पॉइंट सारे के सारे लिखा रहा था, क्योंकि आपकी 2 कमिटीज का काम पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, सिंगापुर भी हो जाएगा और वहां भी निपट जाएगा. सो 6th and 5th are एकदम सेम. 4th, the board has a formal and transparent process of appointment and reappointment of डायरेक्टर्स. इसने क्या बोला भाई, डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट करना है उसका एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर बना लो, उनका रीअपॉइंटमेंट का भी प्रोसीजर बड़ा क्या चाहिए अपन ने, ट्रांसपेरेंट चाहिए. भाई यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अच्छा 4th, 5th, 6th पॉइंट मेरे को वापस रिवाइज करा सकते हो. एक तो बोर्ड के अपॉइंटमेंट की अपन का प्रोसीजर एकदम ट्रांसपेरेंट रहना है. सो भाई अपॉइंटमेंट प्रोसीजर क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी भी दिखा दिया. सेकंड चीज आपने क्या बतानी थी इधर, हाँ जी क्या बताना था, यस. सो यू सेड एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट. आप लोगों ने बतानी है कि भाई हमारा फ्यूचर रिस्क असेस करा जा रहा है, हम लोग कैसे काम कर रहे हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेम्यूनरेशन में डायरेक्टर खुद रेम्यूनरेशन डिसाइड नहीं करेगा और ट्रांसपेरेंट तरीका होना चाहिए रेम्यूनरेशन का. तो 2 पॉइंट तो आपको डायरेक्ट याद हो गए, अपॉइंटमेंट का तरीका एकदम क्लियर, रेम्यूनरेशन का तरीका एकदम क्लियर, और तीसरा फ्यूचर रिस्क किस तरीके से असेस कर रहे हो. अब थर्ड पॉइंट देखते हैं. देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द लीडर एंड द बोर्ड. एकदम सही है. लीडर का क्या काम है, बोर्ड का क्या काम है, लोअर लेवल का क्या काम है, क्लियर डिस्टिंक्शन दो. So there is a clear division of responsibility between the leadership of the board, management, and no one individual has unfettered power. What is unfettered power? Uninterrupted power. किसी एक इंसान के पास इतना पावर नहीं होना चाहिए कि कोई उसको रोक नहीं पाए. सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. दैट्स द आइडिया ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. दैट मैंने आप लोग को एडमिन लॉ नहीं पढ़ाया, पर आई विश मैंने आपको पढ़ाया होता. तो एग्जीक्यूटिव में मैं कभी एडमिन लॉ पढ़ाता हूं ना, तो मेरी लाइन एंड स्टार्टिंग ऑफ एडमिन लॉ कैसे होती है, दैट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. जब कभी भी आपको पूर्ण बहुमत दे दी जाए, पूरी ताकत दे दी जाए ना, यहां करप्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब आप कुछ भी कर सकते हो. माइट बी इंडिया नीड्स डिक्टेटरशिप, आई डोंट से कि हर बार ही गलत है, बट द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट पावर इज कि करप्शन ज्यादा होगा. नेक्स्ट अप, तो यहां पे इसने क्या बोला, क्लियर डिवीजन करो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, अथॉरिटीज का, और किसी भी एक इंसान के पास अनफेटर्ड पावर नहीं होना चाहिए. किसी भी एक इंसान के पास अनफेटर्ड पावर नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, द बोर्ड हैज एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस. एक सेकेंड, कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, यही तो होता है द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ थॉट. मतलब कि आपके पास स्किल्ड बंदा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए, एंड बैकग्राउंड इन इट्स कॉम्पोजिशन टू एनेबल टू मेक डिसीजंस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. डिट्टो यूके वाला ही भाई, आपका बोर्ड में कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए एंड कंपिटेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो पाए. तो अगर प्रैक्टिकली बोलो ना, 2nd पॉइंट, 5th पॉइंट और 6th पॉइंट, तो तुमने डायरेक्ट यूके का भी लिखाना तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ गलत नहीं है. 2nd, 5th और 6th तो एग्जैक्ट यूके का डाल दो, या यूके में ये वाला डाल दो, सेम चलेगा. सही है. और ऐसा भी कोई है नहीं, क्योंकि 3rd और 4th में भी कोई खासा डिफरेंस है. खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने क्लियरली डिमार्केट करना है और किसी को अनफेटर्ड पावर नहीं देना. और 4th वाले के अंदर क्या था, अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्लियर बताना है. सिंपल है. फर्स्ट, द कंपनी इज हेडेड बाय इफेक्टिव बोर्ड. आपका जो बोर्ड है वो इफेक्टिव होना चाहिए. वाह भाई, हमने सोचा ही नहीं था सपने में. विच इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल. आप फेल हुए तब भी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगे. आप लोग अगर अच्छा कमा रहे हो तब भी आप लोग इफेक्टिवली साथ में अप्रिशिएट किए जाओगे. एंड वर्क्स विद मैनेजमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द कंपनी. तो दोस्त, अपन लोग है ना इंडिया के अंदर मैनेजमेंट बोर्ड एक को ही बोलते हैं. सिंगापुर की खासियत क्या है ना, सिंगापुर मैनेजमेंट को मिडिल लेवल मानता है और टॉप लेवल को वो हमेशा बोर्ड बोल रहा है. तो ये बार बार बोल रहा है कि भाई आपका जो हेड है वो हमेशा इफेक्टिव बोर्ड के साथ होना चाहिए, और उसको मैनेजमेंट मतलब मिडिल लेवल के साथ बहुत अच्छे से काम करना चाहिए. एक बार अब फर्स्ट से नीचे की तरफ चल रहे हैं, 6th की तरफ. आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिंगापुर कौन से ईयर का है भाई, ये 2003 के आसपास से चल रहा है. मतलब यूके से कई गुना कई टाइम पहले. इन लोगों ने जो पॉलिसी बनाई थी, क्या कोड जो बनाया था, क्या उसको वापस रिवाइज किया था? यस, उसको रिवाइज किया. क्यों रिवाइज करना पड़ा था? कौन सी अथॉरिटी ने बोला था? MAS क्या है? मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर. MAS ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि इसने पब्लिक कंसल्टेशन किया था, पब्लिक व्यूज लिए थे, और उन पब्लिक व्यूज के ऊपर उसने क्या बोला था कि भाई मेरे को लगता है कि मुझे इसको चेंज करके अगस्त 6 को एक नया कोड देना है. इस नए कोड के बेसिक 6 प्रिंसिपल्स निकाले अपन लोगों ने. 6 प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है कि इफेक्टिव बोर्ड होना चाहिए और उस बोर्ड को मैनेजमेंट के साथ अच्छे से मिलकर काम करना चाहिए. सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है भाई कि आप लोगों ने अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस लानी है, मतलब अच्छे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए, जो आपके बोर्ड में आके स्पेशलाइजेशन ला पाए. यूके वाला सेम पॉइंट है. थर्ड, उसने क्या बोला, क्लियर डिवीजन करो रेस्पॉन्सिबिलिटी का और पावर का, और किसी के पास भी अनफेटर्ड पावर नहीं होना चाहिए. श्योर.
फोर्थ, बोर्ड के पास एक फॉर्मल ट्रांसपेरेंट तरीका होना चाहिए अपॉइंटमेंट का एंड रीअपॉइंटमेंट प्रोसीजर का। फिफ्थ और सिक्स्थ एकदम सेम थे, आपने एनुअल असेसमेंट करना है और फ्यूचर रिस्क को हमेशा मॉनिटर करते हुए चलना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेम्यूनरेशन का प्रोसीजर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था। एंड एट द सेम टाइम जब आप रेम्यूनरेशन डिसाइड कर रहे हो, कोई भी डायरेक्टर खुद का रेम्यूनरेशन खुद डिसाइड नहीं कर सकता। श्योर इनफ, कम्स टू एन एंड, खत्म हो गया। सिंपल है क्या? पक्का? चलो, नाउ कम्स साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका को याद रखने का तरीका क्या है? अच्छा ये ना अच्छा है, साउथ अफ्रीका में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। साउथ अफ्रीका ने ना ओवर द टाइम इवोल्यूशन दिखाया है और उसने अपनी 4 रिपोर्ट्स दी हैं। अब बात समझना कि साउथ अफ्रीकन चीजों को याद कैसे रखना है और उसका इंट्रोडक्शन कैसे बनाना है अपन ने। पहली बात, साउथ अफ्रीका में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जो मेन कमेटी बनाई गई थी, उसको हेड कौन कर रहा है? साउथ अफ्रीका का सुप्रीम कोर्ट का जज, जो सबसे सुप्रीम पावरफुल आदमी था ना, जो देखता था कि भाई क्या मैटर मेरे सामने आता है, क्या डिस्प्यूट आते हैं, क्या गलतियां होती हैं, मैं क्या जजमेंट देता हूं। तो उसने क्या बोला कि मेरे को ही लाना, मैं तो आए दिन तुम्हारे सामने इश्यूज देख रहा हूं, मैं तो आए दिन देख रहा हूं कि क्या पंगा हो रहा है, तो मुझसे बेटर कौन हो सकता है तुमको रिकमेंडेशन देने के लिए। तो इन लोगों ने उसको बोला कि ठीक है आप आ जाइए, और फिर वहीं से एक ट्रेंड बन गया कि हर बार जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज होगा ना, वो इस कमेटी को हेड करेगा आके। सही है? तो साउथ अफ्रीकन में हेड कौन कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का जज। श्योर, ये एक चीज क्लियर हो गई। अब इन लोगों ने इसको क्या बोला कि हमेशा याद रखना इनकी कमेटी का नाम क्या है? द किंग कमेटी। तो पूरे साउथ अफ्रीकन साइड में अपन किंग कमेटी रिपीट करेंगे दोस्त। तो एलिमेंट्स क्या क्या याद रखने हैं? जैसे ही साउथ अफ्रीकन की बात आई, इट गोज विद द किंग कमेटी। तो पहली रिपोर्ट होगी किंग कमेटी 1 और किंग 1, दूसरी किंग 2, किंग 3, किंग 4। श्योर ना? तो अपन जो पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं वो किंग 1, किंग 2, किंग 3, किंग 4 क्यों बोल रहे हैं, मैंने आपको समझाया। सो पहली बात, साउथ अफ्रीका में अपने क्या क्या चीजें ध्यान रखनी थी? कमेटी कौन सी है? द किंग कमेटी। हेड कौन करता है उसको? द सुप्रीम कोर्ट जज। चलो, द किंग कमेटी, किंग कमेटी जो थी ना, वो एक प्राइवेट बॉडी की तरह बनी थी, जिसका हेड कौन था? द साउथ अफ्रीकन सुप्रीम कोर्ट जज। सो इन साउथ अफ्रीका इट्स द किंग कमेटी, जिसका हेड था सुप्रीम कोर्ट का जज। हाँ भाई, नाम है इसका। मेविन किंग वॉज फॉर्म्ड इन 1992 टू ड्राफ्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइन। तो ये जो कमेटी बनी, इसने क्या बोला कि आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइन देनी है, और इसने कितनी गाइडलाइंस दी? 4 रिपोर्ट दी इसने। सो 4 रिपोर्ट्स हैव बीन इशूड बाय द किंग कमेटी सिंस देन। अच्छा ना, ये बड़ी कॉन्सोनेंस में, अगर आपने एक समझ ली ना, तो बस मान लो कि एक तरह से ट्रेन है जो आज चली है, वो आगे बढ़ रही है, अपने अंदर नई चीज इंक्लूड करेगी, नई चीज इंक्लूड करेगी और आगे बढ़ती जाएगी। खत्म, कुछ भी नहीं। एक चीज पकड़ ली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट होने वाली है। सो द फर्स्ट पॉइंट गोज, द बॉडी इशूड इट्स फर्स्ट रिपोर्ट, द किंग 1 रिपोर्ट। नाउ यू नो व्हाई वी से इट इज द किंग 1 रिपोर्ट। पहली रिपोर्ट आई थी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन साउथ अफ्रीका इन 1994। ईयर याद नहीं रहा, कोई बात नहीं, गला नहीं घोट सकते, मल्टीपल ईयर्स आने वाले, नहीं रख पाओगे सारे याद। कोशिश सिर्फ मैं बार बार रिपीट करा रहा हूं, रह गया तो ठीक, नहीं तो कोई ऐसा गला नहीं पकड़ रहा आपका। तो भाई पहली रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने क्या किया ना, इस रिपोर्ट का सबसे पहली वर्डिंग ही क्या आई कि ये अपने वक्त से बहुत आगे की रिपोर्ट थी। बोला गया था कि 1994 में तू जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाना चाह रहा था, वो बहुत आगे की सोच थी जो कोई और नहीं ला सकता था। आपने कहा सर ऐसा क्या ला रहा था ये? इसने ना स्टेक होल्डर वर्ड रिकॉग्नाइज कर दिया। इसने कहा कॉर्पोरेट गवर्नेंस ना खाली शेयर होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना नहीं होता, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना होता है। मतलब ग्रेटर पिक्चर 1994 में ही दिखा दी इसने, जो आप आज देख रहे हो 2019 की रिपोर्ट में, 2017 की रिपोर्ट में, इसने 1994 में बोला। तो हमेशा कहा जाता था कि जो पहली रिपोर्ट ही आई थी ना, ये अपने टाइम से बहुत आगे की रिपोर्ट थी। सो which was regarded by many as ahead of its time in adopting an integrated and inclusive approach to the business life of company, embracing stakeholders other than shareholders। इसने किसको embrace करना स्टार्ट किया, include करना स्टार्ट किया? stakeholders को, who are not shareholders। इसने कहा corporate governance सिर्फ shareholders को बचाने के लिए नहीं है। अपन ने तो corporate governance क्या समझा, that the business should function nicely। अपने जो भी इंटरेस्ट होल्डर है, मतलब जो अपने शेयर होल्डर्स हैं, उनको एकदम संभाल के रखना है, उनको वेल्थ देनी है। इसने कहा नहीं, खाली वेल्थ देना नहीं है, एक कॉर्पोरेट एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और अगर तूने खाली वेल्थ के ऊपर बात करी ना, तो बाकी स्टेक होल्डर्स हैम्पर होते हैं। आप बाकी स्टेक होल्डर्स को भी प्रोटेक्ट करने जाओ, अगर ये सारे स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट करेगा ना, तो कॉर्पोरेट ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगा। बात समझ में आई कि कहां साउथ अफ्रीका अलग गया? साउथ अफ्रीका की 1994 की पहली अप्रोच ही स्टेक होल्डर्स को अपने अंदर लेके आ गई। कौन सी ईयर की रिपोर्ट है? 1994 की। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। अब भाई जाहिर सी बात है, फिर मस्ती करेंगे। अब उसके बाद ये ठंडे पड़ गए, उसके बाद ये डायरेक्ट आए 2002 में।
2002, उसके बाद 2009, ऐसे करके रिपोर्ट्स आने लगी। तो 2002 में क्या रिपोर्ट आई देखते हैं भाई। अब देखो उसी के ऊपर चलें, बस अब एक फॉर्मल कोड ऑफ प्रैक्टिस बना के दे दिया आपको। सबसे पहले उसने एक क्या किया, देखो ऊपर पढ़ना, उसने क्या बोला, जो आया था, the body issued its first report on corporate governance in which was regarded as many of ahead of its time. The approach was कि आपने stakeholders consider करने other than shareholders. 2002 में जो second report आई ना was published, it contained a code. पहली बार 2002 में ये लोग एक कोड लेके आए। कोड का मतलब, अच्छा कोड का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ प्रैक्टिसेस एक ही जगह पे मेंशन करके लेके आए कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। In 2002 they made a code of corporate practices and conducts and referred to 7 characteristics. इन लोगों ने इसके अंदर क्या बताए थे आपको, 7 कैरेक्टरिस्टिक बताए थे। अगर आपने इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस करनी है तो ये 7 चीजें कर लो, आप इफेक्टिव हो। श्योर इनफ। अपन क्या पढ़ रहे हैं, साउथ अफ्रीका की बात कर रहे थे। साउथ अफ्रीकन रिपोर्ट में कौन होता है कमेटी का हेड, वहीं का सुप्रीम कोर्ट का जज। कमेटी का नाम क्या था, द किंग कमेटी। किंग कमेटी को हेड किसने किया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने। और उसके बाद आगे तक वैसे ही चलता रहा। पहली रिपोर्ट वो कब लाए थे, 1994 में लाए थे। उनने क्या अपने टाइम से आगे की बात कर दी थी, क्यों करी थी, दे इंक्लूडेड द टर्म स्टेक होल्डर रादर शेयर होल्डर। उसके बाद सेकेंड रिपोर्ट कब आई, 2002 में सेकेंड रिपोर्ट ने खाली क्या फर्क लाया, एक कोड दे दिया ऑफ प्रैक्टिसेस एंड कंडक्ट। श्योर इनफ। और उन लोगों ने कहा कि इफेक्टिव अगर आपने काम करना है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस करनी है, तो इस कोड के अंदर हम आपको कितनी प्रैक्टिसेस दे रहे हैं, 7 प्रैक्टिसेस दे रहे हैं, ये फॉलो कर लेना। ट्रेन कोड तक आ गई है। अब देखो इसने क्या किया, किंग 3 रिपोर्ट 2009 में आई। अब है ना, इसने कुछ ज्यादा नहीं किया, जबरदस्ती बोला है, which marked a significant milestone in the evolution of governance in South Africa and brought significant opportunities for organization that embrace its principles. यहां पे कुछ भी नहीं लिखना है, खाली बस रिपोर्ट 3 बताना और कुछ नहीं लिखना। The King 3 was on an apply or explain. अच्छा, अप्लाई और एक्सप्लेन का मतलब है ना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अपन ने जो कंप्लाई वाली बात करी थी ना, सेम वैसे ही भाई, बस फर्क कहां है देखो। अप्लाई और एक्सप्लेन, जो मैंने आपको सेकेंड इंटरप्रिटेशन दिया था ना, दैट मैचेस विथ अप्लाई और एक्सप्लेन। वापस लिखा देता हूं। इसने पहली बात बोली कि जब कभी भी कोई प्रिंसिपल आप लगाते हैं, आप बनाते हैं या फिर कोई प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, आपने अपना माइंड अप्लाई करना है और फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि इस प्रैक्टिस को आप किस बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हो ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड और ऊपर जाते जाए। तो इन लोगों ने अपना बेस क्या बना दिया थर्ड रिपोर्ट के अंदर, अप्लाई और एक्सप्लेन। एंड अप्लाई एंड एक्सप्लेन दोनों ही कंपलसरी थे, ठीक है। ये बीच में और लगा रहे हैं, इनको अप्लाई एंड एक्सप्लेन लगाना चाहिए था, बट ओके, अपन और को भी एंड ट्रीट करेंगे यहां पे। देखना इसने क्या बोला, अप्रोच रिक्वायर्ड मोर कंसिडरेशन। क्यों, एप्लीकेशन ऑफ द माइंड। तो जो अब आप अप्लाई बोल रहे थे, तो अप्लाई का मतलब क्या था, अपना माइंड अप्लाई करो, और एक्सप्लेन का मतलब क्या था, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट हैज एक्चुअली बीन डन टू इंप्लीमेंट द प्रिंसिपल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस रिकमेंडेशंस ऑफ गवर्नेंस। पहले अपना माइंड अप्लाई करना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, एंड सेकंड आपने बताना है कि जब आप इसका एप्लीकेशन करने गए तो आपने क्या बेस्ट तरीके से इसको एप्लीकेशन किया कि हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेस्ट प्रैक्टिसेस कर पा रहा था। लेट्स गो अगेन। 3 रिपोर्ट आ चुकी हैं। पहली रिपोर्ट क्या थी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। पहली रिपोर्ट में क्या बोला था उसने, स्टेक होल्डर्स, वेरी गुड, सो सॉरी। सेकेंड रिपोर्ट आपने ना प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया, एक प्रैक्टिस बना दी जो आप लोगों ने फॉलो करनी थी, और कितनी प्रैक्टिसेस दी, 7 प्रैक्टिसेस दी। उसके बाद थर्ड रिपोर्ट। सेकेंड रिपोर्ट कब आई थी, 2002। पहली रिपोर्ट कब आई थी, 1994। थर्ड रिपोर्ट कब आई थी, 2009। बहुत बढ़िया, मैं जान पूछ के तेज बोल रहा हूं ताकि आपको ऐसा रिफ्लेक्सेस में तेज याद हो। तीसरी चीज, तीसरी रिपोर्ट ने क्या बोला, हम अब एक अप्रोच लेके आ रहे हैं जो सारे लोग लेके आए थे। इनकी अप्रोच का नाम क्या था, अप्लाई और एक्सप्लेन। यूके की रिपोर्ट में क्या था, कंप्लाई और एक्सप्लेन। श्योर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं, चले आ जाते हैं। अच्छा एक सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया, इफ नॉट वाई नॉट, याद रहेंगे नहीं सारी चीजें, ठीक है। सिंगापुर में कुछ नहीं करना, वो तो कॉपीड है। चले आ जाते हैं। अप्लाई का मतलब क्या है यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, एंड एक्सप्लेन का मतलब क्या है, एक्सप्लेन करो कि कितनी अच्छी तरीके से अपन इसको यूज कर सकते थे और बेस्ट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट कर पाते थे। ऑलमोस्ट खत्म पे। किंग 4 वापस से ट्रेन चल रही है। पहले ट्रेन ने अपना एक अप्रोच बताया। अप्रोच क्या बताया कि अपन लोगों ने स्टेक होल्डर्स को लाना है। सेकंड में वो अपना कोड लेके आई और 7 कैरेक्टरिस्टिक दिए। तीसरी में उसने आपको क्या बोला, अपना अप्रोच बताया, कंप्लाई, सॉरी अप्लाई और एक्सप्लेन, आई एम सो सॉरी। एंड लास्ट
फोर्थ में इसने क्या किया ना, इसने अलग अलग बिजनेसेस को अपने अंदर इंक्लूड किया। इसने कहा मैं ना एनपीओ पे भी लगूंगी, मैं एसएमई पे भी लगूंगी, मैं पेंशन फंड्स पे भी लगूंगी। तो फोर्थ रिपोर्ट ने कुछ भी नया नहीं किया। फोर्थ रिपोर्ट ने सिर्फ ये बताया कि मैं अपने एम्बिट के अंदर किस किस को अब लेने वाली हूं। दिस वाज योर फोर्थ रिपोर्ट। अब देखना फोर्थ रिपोर्ट क्या कह रही है, किंग 4। अच्छा, किंग 4 का मतलब सबको पता है, किंग 4 मींस द फोर्थ रिपोर्ट इज स्ट्रक्चर्ड एज अ रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स अ कोड विथ एडिशनल सेपरेट सेक्टर सप्लीमेंट्स। तो इसने क्या बोला, सिर्फ अलग अलग सेक्टर्स को मैं अपने अंदर इंक्लूड कर रही हूं। कौन से? स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंजेस, एनपीओस, स्टेट ओन्ड एंटिटीज, म्युनिसिपैलिटीज, रिटायरमेंट फंड्स। बस यहीं तक रुकना है। ये फोर्थ रिपोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या था कि अपन लोगों ने कौन से नए लोगों को अपने अंदर ले लिया। कौन से को लिया? एसएमईज को ले लिया, उसके बाद एनपीओस को ले लिया, उसके बाद स्टेट ओन्ड एंटिटीज को ले लिया। इतना भी रख लेना बहुत है, इन सबको इंक्लूड किया। अब इसके आगे इसने क्या बोला, The King Code contained principle as well as practices aimed at achieving governance outcome। कुछ नहीं लिखना, नहीं लिखेंगे हम, ठीक है एकदम। क्या पूरा का पूरा ये आपको साउथ अफ्रीकन पार्ट क्लियर है? एक बार वापस से देख लो, क्योंकि थोड़ा सा अलग चीज था, सबसे हटके था। वापस देख लीजिए, सिंपल है ना, इतना कोई टफ तो नहीं जा रहा। थोड़ा सा और पढ़ा दूं, थक तो नहीं गए? चलो बहुत बढ़िया यार। आ जाते हैं अपन बस एकदम, आज ये लास्ट डिस्कशन है ओईसीडी प्रिंसिपल्स एंड वी डन। एनीवन नोज व्हाट इज ओईसीडी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक करो करो कोशिश करो। चलो, डी स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब इसने क्या बोला ना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये कहना चाह रहा है कि भाई मल्टीपल कंट्रीज साथ में आती हैं एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए। मल्टीपल कंट्रीज साथ में आती हैं एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए। तो ओईसीडी क्या कह रहा है ना कि हम भी तो एक यूनाइटेड कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म बना दे, जो हमारी सारी कंट्रीज तो फॉलो करे, जो हम सब साथ में आ रहे हैं। एंड क्यूमुलेटिवली देखोगे तो ओईसीडी के अंदर सारी डेवलप्ड एज वेल एज जो बिल्कुल इमर्जिंगली बहुत अच्छी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसके लोग साथ में आए हैं। आप ओईसीडी को क्यूमुलेटिवली द G20 भी बुलाते हो, द G20। G20 स्टैंड्स फॉर ग्रुप 20। अच्छा, ये ग्रुप 20 क्या है? ये है ना अक्यूमुलेशन ऑफ 19 नाइस कंट्रीज हैं जो साथ में आई हैं, ठीक है। इसको G20 बुलाया जाता है, इट एड्स इट गोज अहेड। तो इसके अंदर भी 19 कंट्रीज हैं करंटली, जो यूजुअली आपके पूरे वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द मार्केट कवर कर लेती है, जो सबसे बड़ी 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 आप बातें करते हैं ना कंट्रीज, उधर से। सो ओईसीडी या फिर मैं कहूं G20 के भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं ओवर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जाहिर सी बात है, आपने सारी कंट्रीज ऊपर पढ़ ली हैं, तो ओईसीडी के रिकमेंडेशन उसी के सगे भाईबंद होने वाले हैं। तो इतनी मेहनत नहीं है, बस समझना क्या था। लोग फंसते हैं ओईसीडी या फिर G20 क्या है, क्योंकि आपके पूरे मॉड्यूल ने उसके ऊपर बात नहीं की है। ओईसीडी क्या है, G20 क्या है। अभी अपने को एक बेसिक आइडिया आ गया, मतलब ओईसीडी एंड G20 किस तरफ जा रहा है। गोस फाइन, लेट्स सी। इन लोगों ने क्या बोला ना, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक अंत नहीं है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो एक शुरुआत है टुवर्ड्स अ बेटर इकोनॉमी। सो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा हो, ये हमारा एंड नहीं, हमारा टारगेट ये नहीं है। हमारा टारगेट ये है कि अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो ताकि मेरी इकोनॉमी बूस्ट करे। इसीलिए आप लोग ओईसीडी के प्रिंसिपल पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। डू यू गेट इट? कि ओईसीडी ने ऐसा क्यों कहा? इसने कहा गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट इज नॉट द एंड गोइंग अहेड, इट इज जस्ट अ मीन। ये सिर्फ एक तरीका है टू क्रिएट अ मार्केट कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करते हैं तो दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस इज समथिंग जहां पे लोगों का कॉन्फिडेंस आएगा आपके ऊपर कि यार बंदा सारे के सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करता है ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, एंड बिजनेस की इंटेग्रिटी बढ़ेगी। श्योर, कोई दिक्कत नहीं आता। चलते हैं आगे। भगवान प्लीज चल जाओ, आ जाए। विच इन टर्न इज असेंशियल फॉर कंपनीज दैट नीड एक्सेस टू इक्विटी कैपिटल। अगर आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छी है, आपका बिजनेस का इंटेग्रिटी बहुत अच्छा है, आपके लेवल ऑफ ट्रस्ट की मतलब वाहवाही है,
कहीं ना कहीं पे आपको इक्विटी कैपिटल बड़ी इजीली मिल जाएगी. यस, सो इवन आपको इक्विटी मिलेगी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये लोग ओईसीडीज हैं, ये सिर्फ पैसे के ऊपर ज्यादा बात कर रहे हैं दोस्त. एकदम ठीक है. आगे देखना, एक्सेस टू इक्विटी कैपिटल इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर ग्रोथ ओरिएंटेड टारगेट्स. सही बात है. एंड टू बैलेंस एनी इंक्रीज इन लेवरेजिंग. आपको बोरोइंग करनी है या इक्विटी करनी है, दोनों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म बड़े स्ट्रांग हो, आपकी बिजनेस की इंटेग्रिटी अच्छी हो. जिस बिजनेस की इंटेग्रिटी अच्छी नहीं है, जिस बिजनेस की मार्केट रेपुटेशन ही अच्छी नहीं है, उसको इक्विटी क्या या लेवरेज क्या. लेवरेज मींस बोरोइंग, इक्विटी मींस ओनर्स फंड्स, दोनों ही नहीं मिलने वाले. तो ओईसीडी ने स्ट्रेट कहा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड नहीं है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो एक तरीका है कि तुम्हारी जरूरतें पूरी हो पाए, तुमको इन्वेस्टर पैसा दे पाए, तुम्हारी रेपुटेशन आए, तुम लोग लेवरेज कर पाओ फंड्स को आराम से. श्योर इनफ. गोइंग अहेड, द अपडेटेड G20. नाउ वी नो व्हाट इज द अपडेटेड G20 और द OECD प्रिंसिपल्स. कुछ भी बोल लो, G20 प्रिंसिपल्स और द OECD प्रिंसिपल्स बोथ आर सेम. कल एग्जाम में घबराना नहीं है, कोई साइड भी आ जाए तो. सो द G20 और द OECD प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस देयरफॉर provide a very timely and tangible contribution to the G20 priority in 2015. ये मल्टीपल टाइम्स अलग अलग टाइम पे आए हैं, इन लोगों ने अपनी प्रायोरिटीज बताई हैं. तो अभी 2015 के हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं, टू सपोर्ट इन्वेस्टमेंट एज अ पावरफुल ड्राइवर ऑफ ग्रोथ. तो OECD ने क्या बोला, ग्रोथ कब आएगी, जब इन्वेस्टमेंट्स होंगे. टुडे बीइंग अ पर्सन, मेरे पास इतने आइडियाज है ना काम करने के जिसकी हद नहीं है, पर गरीबी इतनी है, पैसा ही नहीं है, कहां से करूं. ठीक है, अगर पैसा होता तो जीवन में बहुत काम किया होता, पर पैसा नहीं है तो कर रहे हैं नौकरी, जी रहे हैं बस जैसे तैसे. तो अब यहां पे ये लोग क्या कह रहे हैं ना कि G20 की प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, कि जैसे ही G20 की प्रायोरिटी लिस्ट क्या है कि जैसे ही आपको इन्वेस्टमेंट मिलने लगते हैं, आप क्या करते हो, काम करते हो. आप काम करोगे मतलब आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करोगे, आप कोई सर्विस डेवलप करोगे. आपने काम किया, आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया, आपने कोई सर्विस डेवलप किया, आप इसको सेल करोगे, आपको होगा प्रॉफिट. इसमें हमारी इकोनॉमी गेन. आप इस प्रॉफिट का एक पार्ट किसी और को दोगे जिसने आप में इन्वेस्टमेंट किया था, उससे भी इकोनॉमी को गेन, वो वापस से इन्वेस्ट करेगा, मेरी इकोनॉमी फर्दर मल्टीप्लाई. अब बात समझना, मोर द इन्वेस्टमेंट मोर द ग्रोथ, ये लाइन सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में अच्छी लगेंगे, बट एज रिगार्ड टू अ डेवलप्ड कंट्री लाइक जापान, ज्यादा पैसे से क्या होगा, उनके पास पैसे ही पैसा पड़ा हुआ है, बोल रहे हैं भाई अब आइडिया लाओ. सो दे आर मोर कीन टू इन्वेस्ट. डेवलप कंट्रीज बोलती हैं हमारे, अच्छा क्यों इंडिया इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा हॉटस्पॉट जोन है, उनका आइडिया ये, वो कह रहे कि डेवलपिंग है तो यहां रिटर्न्स आएंगे. कोई यूएस में इन्वेस्ट नहीं करता, क्यों ही करेगा, वो पूरी तरीके से डेवलप्ड है, वो सुपर पावर है, आप क्या इन्वेस्ट करोगे उनके यहां पे. श्योर इनफ. चलते हैं, अब आ जाते हैं. द प्रिंसिपल प्रोवाइड्स गाइडेंस थ्रू रिकमेंडेशंस एंड सम एनोटेशंस अक्रॉस 6 चैप्टर्स. अब देखने अपने क्या एनोटेशंस है जो अपन को फॉलो करना है. फर्स्ट, बहुत टफ है ये वाला, इंश्योरिंग द बेसिस फॉर एन इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क. माय गॉड, उसने कहा आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपके पास इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस है. खत्म, ज्यादा बात ही नहीं करी. क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें नहीं पता. द कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क शुड प्रमोट ट्रांसपेरेंट एंड फेयर मार्केट एंड द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. सेम वही रिपीट है, ट्रांसपेरेंट फेयर मार्केट है. इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द रूल ऑफ लॉ एंड सपोर्ट इफेक्टिव सुपरविजन एंड एनफोर्समेंट. सो आई डोंट फील यहाँ पे कुछ समझाने की जरूरत है. Second, the rights and equitable treatment of shareholders and key ownership functions. सारे शेयर होल्डर्स के पास इक्वल राइट होने चाहिए, उनको अपने राइट्स परफॉर्म करने देना चाहिए. Should protect and facilitate the exercise of shareholders' rights and ensure the equitable treatment of all shareholders, including minority and foreign shareholders. चाहे minority हो उसे भी प्रोटेक्ट करो, फॉरेन शेयर होल्डर हो उसे भी प्रोटेक्ट करो. ये आपका काम है कि आप सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ऑल शेयर होल्डर शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन इफेक्टिव रिड्रेस फॉर वायलेशन ऑफ देयर राइट्स. अगर आपके राइट्स का उल्लंघन किया गया, आपको सेम इफेक्टिव रिड्रेसल मैकेनिज्म मिलना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू रिमेंबर दीज थिंग्स. अपन क्या पढ़ रहे हैं, OECD गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं. अब उसने क्या बोला कि मैं आपको एक मेजर 6 चीजों के ऊपर बात करूंगा. सबसे पहले क्या था, इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म, जिसके अंदर इसने क्या बोला कि आप एकदम है ना लॉ अबाइडिंग बनो, ट्रांसपेरेंसी रखो, बड़े अच्छे डिस्क्लोजर्स करो ताकि आपकी कंपनी की अच्छी सेट ऑफ प्रैक्टिसेस हो. सेकंड चीज में इसने क्या बोला, शेयर होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो, चाहे वो फॉरेन शेयर होल्डर हो. अगर उसको कोई ग्रीवेंसेज है, सबके लिए सेम तरीका लाना है सॉल्व करने का. थर्ड, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब बड़ा इन्वेस्टर, जायंट इन्वेस्टर. सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट एंड अदर इंटरमीडियरीज. कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क शुड प्रोवाइड
sound incentives throughout the investment chain and provide for stock markets to function in a way that contributes to good corporate governance. तो इससे कहीं पे भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का कुछ कहा नहीं, उसने बस क्या बोला ना कि सारी इंटरमीडियरीज के लिए, सारे लोगों के लिए आपने ना एकदम करेक्ट इंसेंटिव्स प्लान करके रखने चाहिए ताकि हमारा पूरा मार्केट स्मूथली चले. तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं. फोर्थ, द रोल ऑफ स्टेक होल्डर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. साउथ अफ्रीका याद है, उसकी तारीफ वापस से सुन लो. द कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क शुड रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ स्टेक होल्डर. इनके आगे आप लिख सकते हैं साउथ अफ्रीका, 1994 की रिपोर्ट में पहले ही बोल दिया था उसने. और थ्रू म्यूचुअल अग्रीमेंट्स एंड एनकरेज द एक्टिविटीज कोऑपरेशन बिटवीन कॉर्पोरेशन एंड स्टेक होल्डर इन क्रिएटिंग वेल्थ, जॉब, सस्टेनेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल साउंड एंटरप्राइज. अच्छा, 4 पॉइंट कौन से जो ओईसीडी ने बोला. सबसे पहले साउंड प्रैक्टिसेस इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस की. सेकेंड, आपके स्टेक शेयर होल्डर्स को अप्रोप्रिएट राइट मिलने चाहिए और मैकेनिज्म मिलना चाहिए, कुछ गलत हो रहा है तो. थर्ड, आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, आपके इंटरमीडिएट, सबको इफेक्टिव इंसेंटिव्स मिलने चाहिए. इंसेंटिव्स मतलब रिटर्न्स मिलने चाहिए सो दैट इट फंक्शन स्मूथली. फोर्थ, आपने कहा था रोल ऑफ स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर का भी ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर का इंटरेस्ट नहीं प्रोटेक्ट करना. नेक्स्ट, फिफ्थ, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी. ऑलरेडी कर चुके. प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सब लोग इन्फॉर्म्ड रहे, अंडरस्टैंडेबल डेटा प्रोवाइड करो. The corporate governance framework should ensure that timely and accurate disclosure is made on all material matters regarding the corporation, including the financial situation, performance, ownership, governance of the company, etc. Sure enough, last but not the least, the responsibilities of the board. We always say कि भाई आप लोगों की कंपनी के बोर्ड को अच्छी तरीके से बताना होना चाहिए कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है. So the corporate governance framework should ensure strategic guidance of the company. हमारी कंपनी की स्ट्रेटेजिक गाइडेंस हो. मॉनिटर करो कि जो मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड है वो सही से चल रहा है कि नहीं, और बोर्ड को क्या करो, अकाउंटेबल करो अगर उन लोगों ने कुछ गलत किया तो. सो इस पॉइंट के अंदर आप क्या लिखोगे, सिर्फ इसको एक बार रिवाइज कर दो. तो आपको मतलब रिवाइज कर दो मतलब लिखवा रहा हूं जो लिख लो. ये और थर्ड वाला, ये दो लिखा देता हूं आपको, वो जो इंटरमीडिएट वाला है और ये वाला दो लिखा देता हूं. बाकी सबकी लैंग्वेज तो बड़ी इजी है टू रिकंसिडर अगेन. सो लेट्स राइट. द फ्रेमवर्क शुड एंश्योर effective monitoring. The framework should ensure effective monitoring and accountability of the board towards the shareholders. सही है, सिंपल. towards the shareholder. थर्ड वाले पॉइंट के अंदर लिख लीजिए, a sound corporate governance framework should always strive to provide appropriate incentives to the investors यहां एकदम ठीक है. अच्छा, अब है ना इसके अंदर अपने को एक चीज क्या डालनी है ना, क्यों, कैसे आपको प्रॉपर रिटर्न आएगा. आप सब अच्छे से काम कर रहे हो. इफ ऑल द कॉर्पोरेट्स आर वर्किंग नाइस, ऑटोमेटिकली माय स्टॉक मार्केट वर्क्स नाइस. इफ माय स्टॉक मार्केट वर्क्स नाइस, हर किसी को अच्छा रिटर्न मिलेगा. सो इसको अपन लोग एंड में खाली इतना से ड्राफ्ट करते हैं. इफ दीज सेट ऑफ practices are implemented nicely, या फिर आप लिख सकते हैं in letter and spirit, this in
turn will make the stock market more vibrant. Will make the stock market more vibrant. यहां तक कोई डाउट नहीं? पक्का, शॉर्ट सिंपल है. Which in turn will enhance returns. Goes fine. बस रुक जाऊं क्या? कृपा आप लोगों की, आप लोगों ने रुकने के लिए बोला, बस इसी उम्मीद में आज आए थे. आई होप आज का लेक्चर बिल्कुल सही रहा आप लोगों के लिए. कल मिलते हैं वापस से, कल आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर को समाप्त करेंगे. लेक्चर में बैठने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.